आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका इतिहास सुनकर मतलब कोई भी हैरान रह जाए। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मेरा मतलब है, सोचिए जरा कि आज हम जो कुछ भी लिखते या पढ़ते हैं, चाहे वो साहित्य हो या रोजमर्रा के मैसेज, उसकी शुरुआत किसी बहुत बड़े दार्शनिक विचार से नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शुरुआत तो एक व्यापारी की मजबूरी से हुई थी। हाँ, अपना हिसाब किताब रखने की मजबूरी। तो आज के हमारे स्रोत हमें भूमध्य सागर के तट पर बसे एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसकी कहानी समुद्र की लहरों से शुरू होकर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक जाती है। हम बात कर रहे हैं लेबनान की। बिल्कुल, लेबनान, एक ऐसी जगह जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था और जिसका 7,000 साल का इतिहास बस एक ही बात को बार बार दोहराता है। पूर्ण विनाश और फिर राख से एक फिनिक्स पक्षी की तरह दोबारा उठ खड़े होना। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे आकार में इतना छोटा सा देश पूरी दुनिया के इतिहास, व्यापार और अनगिनत संस्कृतियों के टकराव का एक महाकेंद्र बन गया। और मैं कहूँगा कि इस पूरी महागाथा में जो सबसे प्रमुख सूत्र उभर कर आता है वो ये है कि लेबनान का भूगोल ही वास्तव में इसका सबसे बड़ा नियति निर्माता रहा है। भूगोल से आपका मतलब है वहाँ के पहाड़ और समुद्र? बिल्कुल। देखिए, इतिहास को अक्सर राजाओं और युद्धों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इन स्रोतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि लेबनान के मामले में इसके विशाल समुद्र और खड़ी ढलानों वाले ऊंचे पहाड़ों ने ही ये तय किया कि कौन यहाँ बचेगा, कौन व्यापार करेगा, हाँ, और कौन अपनी अलग पहचान को सदियों तक सुरक्षित रख पाएगा। ये केवल एक देश की सीमाएं नहीं है, ये एक ऐसा जीवित मोज़ाइक है जहां भूगोल ने ही लोगों का भाग्य लिखा है। तो भूगोल की इस भूमिका को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। लगभग 3000 ईसा पूर्व। यानी सीडर के विशाल और अभेद्य जंगल हुआ करते थे। और ये देवदार के पेड़ सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस भूमि की पहली और सबसे बड़ी वैश्विक पहचान बनी। इन्हीं घने जंगलों के बीच रहने वाले लोगों ने, जिन्हें दुनिया फनीशियन के नाम से जानती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया। उन्होंने इन मजबूत और लंबे देवदार के पेड़ों से ऐसे शक्तिशाली जहाज बनाए जिन्होंने उन्हें दुनिया के पहले महान नाविकों में बदल दिया। निडर नाविक। इन फनीशियनों ने पूरे भूमध्य सागर को अपना व्यापारिक मार्ग बना लिया था, लेकिन वे सिर्फ लकड़ी या साधारण सामान नहीं बेच रहे थे, वे शीशे का निर्माण कर रहे थे। और सबसे खास चीज, टायरियन पर्पल। बिल्कुल, टायरियन पर्पल। वो एक ऐसा रंग बेच रहे थे जिसने प्राचीन दुनिया को दीवाना बना दिया था। ये एक खास तरह का बैंगनी रंग था जिसे समुद्री घोंघों से निकाला जाता था, और स्रोतों में ये साफ लिखा है कि उस टायरियन पर्पल के व्यापारिक प्रभाव को हम कम करके नहीं आंक सकते। बिल्कुल नहीं। हजारों घोंघों को कुचलने के बाद कहीं जाके चंद बूंद रंग निकलता था, इसलिए ये सोने से भी ज्यादा कीमती था। ये रंग प्राचीन दुनिया में सर्वोच्च सत्ता और विलासिता का प्रतीक बन गया था। लेकिन अगर हम मानव सभ्यता पर फोनीशियनों के सबसे बड़े प्रभाव का आकलन करें तो वो ये रंग या उनके शानदार जहाज नहीं थे। तो फिर क्या था? वो थी 22 अक्षरों की वर्णमाला। अरे हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि या मेसोपोटामिया की कीलाक्षरी लिपि को सीखना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। फोनीशियन व्यापारियों को अपने सौदों का, जैतून के तेल के मटकों का या भेड़ों की संख्या का हिसाब रखने के लिए एक तेज तरीके की जरूरत थी। तो उन्होंने आवाजों पर आधारित एक सरल वर्णमाला बना डाली। बिल्कुल, और यही वर्णमाला आगे चलकर ग्रीक, लैटिन और अंततः आज की अधिकांश लिपियों की जन्मदात्री बनी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक व्यापारी का अपना बहीखाता आसान करने का तरीका आगे चलकर पूरी मानव जाति के ज्ञान को सहेजने का आधार बन गया। और इस व्यापारिक साम्राज्य का केंद्र बिंदु टायर और बाइब्लोस जैसे प्राचीन शहर थे। स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि ये शहर उस समय के न्यूयॉर्क या लंदन रहे होंगे। बाइब्लोस तो पेपरस के व्यापार का इतना बड़ा केंद्र था कि उसी शहर के नाम पर आगे चलकर बाइबल शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में इतनी अधिक संपदा और ज्ञान का प्रवाह होता है तो वह दुनिया के हर बड़े साम्राज्य की नजरों में खटकने लगता है। बिल्कुल, यह एक स्थापित ऐतिहासिक प्रतिरूप है।
अत्यधिक समृद्धि हमेशा बाहरी महत्वाकांक्षाओं को आमंत्रित करती है। जो भी साम्राज्य भूमध्य सागर पर नियंत्रण चाहता था, उसके लिए लेबनान के इन तटीय शहरों पर कब्जा करना जरूरी था। और यहीं से लेबनान में साम्राज्यों के भारी टकराव का दौर शुरू होता है। बात 342 ईसा पूर्व की है, जब दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा लेकर सिकंदर महान लेबनान के तट पर आ पहुंचा। उसकी नज़र उस समय के सबसे समृद्ध शहर टायर पर थी। लेकिन टायर कोई साधारण शहर नहीं था। ये मुख्य भूमि से दूर समुद्र के बीच बसा एक अभेद्य द्वीप था। उसकी दीवारें सीधे समुद्र में गिरती थीं। और सिकंदर के पास कोई मजबूत नौसेना नहीं थी। तो उसने जो किया वो सैन्य इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि मुख्य भूमि से लेकर उस द्वीप तक समुद्र में पत्थर और मिट्टी डालकर एक पूरा का पूरा रास्ता बना दिया जाए, एक कॉजवे बना दिया जाए। 7 महीने तक चले इस भयानक संघर्ष में सिकंदर ने सचमुच समुद्र को पाट कर एक सड़क बना दी और अंततः टायर पर कब्जा कर लिया। जो कभी एक द्वीप था, वो आज तक एक प्रायद्वीप बनकर रह गया है। सिकंदर के इस अभियान का महत्व केवल एक शहर को जीतने तक सीमित नहीं था, इसलिए लेबनान के दरवाजे यूनानी संस्कृति के लिए खोल दिए। और यूनानियों के बाद आई रोमन। हाँ, जब रोमन साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र में हुआ तो उन्होंने इस भूमि को शक्ति के प्रदर्शन का एक बिल्कुल नया मंच बना दिया। बालबेक के मंदिर? बिल्कुल। रोमनों ने बालबेक में जुपिटर और बाकस के इतने विशाल और भव्य मंदिर बनाए जिनका इंजीनियरिंग विज्ञान आज भी रहस्य है। इन मंदिरों की नींव में लगे पत्थर, जिन्हें ट्रिलिथॉन कहा जाता है, मैंने पढ़ा कि वो 800 टन तक वजनी है। हाँ, 800 टन। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं था, ये रोम की शक्ति का एक स्पष्ट संदेश था। इसके अलावा रोमनों ने बेरूत को एक और पहचान दी, कानून की जननी। सही कहा। दुनिया का पहला और सबसे प्रतिष्ठित लॉ स्कूल बेरूत में स्थापित हुआ, जिसने पूरे रोमन साम्राज्य के कानूनी ढांचे को आकार दिया। लेकिन देखिए, तटीय शहरों में जब ये विशाल साम्राज्य अपनी भव्यता के स्मारक बना रहे थे, तब लेबनान के दुर्गम पहाड़ों में कुछ बिल्कुल अलग ही घटित हो रहा था। और यहीं पर भूगोल ने रक्षक की भूमिका निभानी शुरू की। बिल्कुल। ईसाई धर्म के शुरुआती दौर में और फिर 7वीं शताब्दी में जब अरब सेनाओं के आगमन के साथ इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रवेश हुआ, तब सत्ता के केंद्र तेजी से बदलने लगे। मैदानी इलाकों और तटों पर जो भी शक्तिशाली होता, उसका राज चलता था। लेकिन लेबनान के पहाड़ों की खाइयां और गहरी कंदराएं उन लोगों के लिए एक प्राकृतिक किले का काम करने लगीं जो तत्कालीन सत्ताओं से अलग अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखना चाहते थे। और इसी प्राकृतिक किलेबंदी ने लेबनान के जनसांख्यिकीय ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। उदाहरण के लिए मेरोनाइट ईसाई समुदाय, जो सेंट मैरोन के अनुयायी थे और बाद में रोम के कैथोलिक चर्च से जुड़ गए, उन्होंने उत्पीड़न से बचने के लिए माउंट लेबनान की ऊंची घाटियों में शरण ली। और सिर्फ ईसाई ही नहीं, कुछ सदियों बाद इस्लाम से ही उभरा एक रहस्यमयी और स्वतंत्र समुदाय ड्रूज भी इन्हीं पहाड़ों में आकर बस गया। मैदानी इलाकों में खलीफाओं और राजाओं के शासन बदलते रहे, लेकिन इन दुर्गम पहाड़ों में मेरोनाइट और ड्रूज समुदायों ने अपनी लगभग स्वायत्त सत्ता बनाए रखी। यह एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना का निर्माण था। और जब 11वीं शताब्दी में यूरोप से क्रूसेडर्स आए, तो उन्होंने तटों पर विशाल पत्थरों के किले बना लिए। लेकिन बाद में मिस्र की तरफ से मामलुक शासकों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस निरंतर उथल-पुथल ने लेबनान को आस्थाओं और संस्कृतियों का एक ऐसा मोज़ेक बना दिया जहां सुन्नी, शिया, मेरोनाइट, ड्रूज और कई अन्य समुदाय एक बहुत ही छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहने लगे। एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही नाजुक मोज़ेक। ये मोज़ेक हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। ये संतुलन लगातार बाहरी हवाओं से प्रभावित होता था। और ये स्थिति तब एक नए दौर में प्रवेश कर गई जब 1516 में ऑटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और ये नियंत्रण कोई छोटा मोटा नहीं था, ये अगले 400 सालों तक चला। 400 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल। ओटोमन काल में लेबनान का प्रशासन बहुत हद तक स्थानीय अमीरों के हाथों में रहा। 17वीं सदी में फख्र अल दीन द्वितीय जैसे नेता ने तो इन अलग अलग समुदायों को जोड़कर एक स्वायत्त लेबनान बनाने की गंभीर कोशिश भी की थी। एक ऐसा आर्थिक बदलाव आया जिसने लेबनान को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ दिया। रेशम का व्यापार। फ्रांस और यूरोप के बाकी हिस्सों में लेबनान के रेशम की इतनी भारी मांग उठी कि पहाड़ों पर बड़े बड़े रेशम के कारखाने खुल गए। पैसा तो बहुत आया लेबनान में। लेकिन क्या ये समृद्धि समाज के हर तबके तक पहुंची? बिल्कुल नहीं। इसी आर्थिक उछाल ने गहरी वर्गीय और सांप्रदायिक दरारें पैदा कर दी। और फिर प्रथम विश्व युद्ध का वो खौफनाक समय आया
जिसने इस रेशम आधारित अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। मित्र राष्ट्रों ने समुद्र से नाकाबंदी कर दी और ऑटोमन सेनाओं ने जमीन से रसद रोक दी। इसका परिणाम एक भीषण अकाल के रूप में सामने आया। लेबनान की लगभग आधी आबादी भुखमरी और बीमारियों से खत्म हो गई। ये इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जा सकती है। उस भयानक त्रासदी के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े हुए, तो लेबनान का नियंत्रण फ्रांस के हाथों में आ गया। फ्रांसीसी जनादेश या फ्रेंच मैंडेट। हाँ, इसी दौरान 1920 में ग्रेटर लेबनान की घोषणा की गई, जिसने आज के लेबनान की आधुनिक भौगोलिक सीमाएं तय की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। फ्रांस ने पुरानी सीमाओं में बदलाव कर दिए थे। बिल्कुल, फ्रांस ने पुरानी माउंट लेबनान की सीमाओं में बेरूत, त्रिपोली और अन्य तटीय इलाकों को जोड़ दिया था। इसका सीधा अर्थ ये था कि नए देश में अब सुन्नी और शिया मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई थी, जिससे वो पुराना जनसांख्यिकीय संतुलन पूरी तरह से बदल गया, जहां पहले ईसाइयों का वर्चस्व हुआ करता था। ये तो भविष्य के विवाद की एक स्पष्ट नींव रखने जैसा था। और यही हुआ। जब 22 नवंबर 1943 को लेबनान को अंततः फ्रांस से आज़ादी मिली, तो इन सभी अलग अलग समुदायों को एक राष्ट्र के रूप में पिरोना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसका जो समाधान निकाला गया वो राजनीति विज्ञान में बहुत चर्चा का विषय रहा है, नेशनल पैक्ट या राष्ट्रीय समझौता। ये कोई लिखित संविधान नहीं था, ये एक अलिखित कूटनीतिक सहमति थी। इसके तहत तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति हमेशा एक मैरोनाइट ईसाई होगा, प्रधानमंत्री हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा और संसद का स्पीकर हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा। देखने में ये सत्ता के बंटवारे का एक बहुत ही सुंदर और समावेशी मॉडल लगता है। समावेशी तो लगता है, लेकिन क्या किसी देश के राजनीतिक भविष्य को एक निश्चित समय की आबादी के अनुपात से हमेशा के लिए बांध देना तार्किक था? मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ी भूल थी। ये नेशनल पैक्ट 1932 की जनगणना पर आधारित था, जब ईसाई मामूली बहुमत में थे, लेकिन समय के साथ आबादी का अनुपात बदल रहा था। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जबकि सत्ता की चाबियां अभी भी उसी पुराने फॉर्मूले के तहत बटी हुई थी। ये एक ऐसा कूटनीतिक समझौता था जिसने तत्कालीन संकट तो टाल दिया, लेकिन दीर्घकाल के लिए पूरे समाज को हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक खांचों में बांट दिया। ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था जिसे फटना ही था। लेकिन फटने से पहले इस सिस्टम ने लेबनान को एक ऐसा स्वर्ण युग दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 1950 और 1960 का दशक का बेरूट, वो दौर जब दुनिया भर के सितारे, जासूस और बैंकर बेरूत की सड़कों पर घूमते थे। इसे सचमुच मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड माना जाने लगा था। इसके मजबूत बैंकिंग नियमों और मुक्त अर्थव्यवस्था ने भारी विदेशी निवेश को आकर्षित किया। वहाँ की ग्लैमरस नाइट लाइफ, शानदार यूनिवर्सिटीज और बौद्धिक आज़ादी ने बेरूत को एक ऐसे शहर में बदल दिया था जो अरब दुनिया और पश्चिम के बीच एक चमकदार पुल का काम कर रहा था। लेकिन वो चमक पूरे लेबनान की सच्चाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस चमक के पीछे गहरी आर्थिक असमानता पल रही थी। शहर के बाहरी हिस्सों और दक्षिणी इलाकों में भारी गरीबी थी। और फिर इसी आंतरिक असंतुलन में बाहरी राजनीति का एक घातक तड़का लगा। 1970s की शुरुआत में फिलिस्तीनी शरणार्थियों और पीएलओ के लड़ाकों का लेबनान में आना शुरू हुआ, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेबनान जो खुद अपने सांप्रदायिक तनावों से जूझ रहा था, अनजाने में एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गया। ईसाई मिलिशिया और फिलिस्तीनी वामपंथी गुटों के बीच का तनाव अंततः 1975 में एक पूर्ण पैमाने के गृहयुद्ध में बदल गया। 1975 से 1990 तक चलने वाला वो गृहयुद्ध, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। 15 सालों तक चले इस खूनी संघर्ष ने खूबसूरत बेरूत शहर को सचमुच बीच से चीर कर रख दिया। शहर के बीचों बीच एक कुख्यात ग्रीन लाइन बन गई थी, जिसके एक तरफ ईसाई बहुल इलाका था और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल इलाका। कभी जो इमारतें वास्तुकला का अजूबा हुआ करती थीं, वे अब स्नाइपर के अड्डों में तब्दील हो गई थीं। इस युद्ध में सीरिया, इजराइल और अमेरिका सहित कई बाहरी ताकतों ने भी अपनी अपनी गोटियां बिठाईं। आखिरकार 1990 में सऊदी अरब में हुए ताइफ समझौते के जरिए इस भयानक युद्ध पर विराम लगा। उस ताइफ समझौते ने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन इसके लिए जो राजनीतिक कीमत चुकाई गई, उसने व्यवस्था को और अधिक जटिल कर दिया। ताइफ समझौते ने 1943 के नेशनल पैक्ट में थोड़ा बदलाव किया।
इसने ईसाई राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां कम करके सुन्नी प्रधानमंत्री को दे दी और संसद में मुस्लिम और ईसाई सांसदों की संख्या बराबर कर दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिन मिलिशिया कमांडरों ने 15 साल तक देश को बर्बाद किया था, वही अब सूट पहनकर संसद और सरकार में बैठ गए। युद्ध के बाद का ये शांतिकाल एक तरह से भ्रष्टाचार और संसाधनों के बंटवारे का एक नया दौर बन गया। बिल्कुल, युद्ध रुक गया था, लेकिन युद्ध की मानसिकता कभी खत्म नहीं हुई। 1990 के दशक में अरबपति व्यवसायी रफीक हरीरी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने बेरूत के मलबे को साफ करके उसे फिर से खड़ा करने की एक विशाल परियोजना सॉलिडेयर शुरू की। ऐसा लगा कि फीनिक्स पक्षी फिर से उड़ान भर रहा है। लेकिन यह स्थिरता एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं थी। 2005 में बेरूत के समुद्र तट के किनारे एक भीषण कार बम धमाके में रफीक हरीरी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे लेबनान को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे सीडर रेवोल्यूशन कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सीरियाई सेनाओं को लेबनान से वापस जाना पड़ा। लेकिन संकटों की श्रृंखला यही नहीं रुकी। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और विनाशकारी युद्ध हुआ जिसने देश के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। और फिर हम आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक पतन की ओर बढ़ते हैं। 2019 आते आते लेबनान की वो मशहूर बैंकिंग प्रणाली जिसे कभी उसका गौरव माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आर्थिक विश्लेषक इसे राज्य द्वारा प्रायोजित एक विशाल पॉन्जी स्कीम के रूप में देखते हैं। रातों रात मुद्रा का मूल्य मिट्टी में मिल गया। लोगों की जीवन भर की कमाई बैंकों में फ्रीज हो गई और एक बड़ा मध्यवर्ग अचानक से गरीबी रेखा के नीचे चला गया। 2019 का वो आर्थिक पतन इतना भयानक था कि लोगों को लगा इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी साल 2020 आया। 4 अगस्त 2020। बेरूत बंदरगाह का वो महाविनाशकारी विस्फोट। ये युद्ध का कोई बम नहीं था, ये कुप्रबंधन और लापरवाही का नतीजा था। वर्षों से बंदरगाह पर असुरक्षित तरीके से रखे गए 27,500 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लग गई। उस एक धमाके ने न केवल शहर के एक बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया, बल्कि 200 से अधिक लोगों की जान ले ली और हजारों को बेघर कर दिया। वो धमाका सिर्फ एक रासायनिक विस्फोट नहीं था, वो दशकों से चली आ रही एक भ्रष्ट और विफल राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीकात्मक विस्फोट था। जब हम प्राचीन फोनीशियनों की समुद्री यात्राओं से लेकर 2020 के इस विस्फोट तक की इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करते हैं, तो स्रोतों का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हो जाता है कि लेबनान वास्तव में उस पौराणिक फीनिक्स पक्षी की तरह है जो बार बार राख में तब्दील होता है और फिर उसी राख से एक नया जीवन लेकर खड़ा हो जाता है। चाहे वो सिकंदर का आक्रमण हो, प्रथम विश्व युद्ध का अकाल हो, 15 साल का गृह युद्ध हो या हालिया आर्थिक पतन, इस भूमि और यहाँ के लोगों की डीएनए में अस्तित्व बचाए रखने की एक अविश्वसनीय और असाधारण क्षमता है। ये जीवटता, ये लचीलापन ही लेबनान की असली गाथा है। ये पहाड़ और ये समुद्र जिन्होंने इतने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, आज भी अपनी जगह पर अडिग खड़े हैं। इन स्रोतों से गुजरने के बाद जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि इतिहास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल। सदियों से लेबनान के ऊंचे पहाड़ों ने यहाँ की विविधताओं, इसके जटिल मोज़ेक और अलग अलग पहचानों को बाहरी दुनिया के तूफानों से बचा के रखा था। लेकिन आज की आधुनिक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में, जहां आर्थिक पतन की लहरें और भू राजनीतिक संघर्ष सीधे घरों के अंदर तक पहुंच जाते हैं, क्या भूगोल अब भी एक ढाल बन सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और शायद इससे भी बड़ा विचारणीय बिंदु ये है, जिन प्राचीन देवदार के पेड़ों ने लेबनान को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया और जो 7,000 सालों तक साम्राज्यों की कुल्हाड़ियों से बचते रहे, आज वही देवदार आधुनिक जलवायु परिवर्तन के कारण अपने ही पहाड़ों पर विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या मानव इतिहास का ये फीनिक्स पक्षी, जिसने हर युद्ध और हर अकाल को मातती है, आधुनिक युग की इन अदृश्य और अप्राकृतिक चुनौतियों के सामने अपनी उस प्राचीन पहचान को बचा पाएगा? क्या स्थिरता का असली अर्थ कभी ना गिरना है, या फिर हर बार गिरकर एक नए रूप में जन्म लेना है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे भविष्य पर सवाल खड़े करता है। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।